हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेक्शन 16 से स्टार्ट करेंगे। Section undue influence. A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. In the particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of other, a whether he holds a real or apparent authority over the other, or where he stands in a fiduciary relation to the other, or where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reasons of age, illness, or mental or bodily distress. Third, where a person who is in position to dominate the will of others and enters into a contract with him and transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconcisable, and the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall be upon the person in a position to dominate the will of the other. Nothing in the subsection shall affect the provision of section 111 of इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इस सेक्शन को समझाने से पहले मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगी कि आपके पास जो बेयर एक्ट्स वगैरह हैं आप उसमें साथ ही साथ में कीवर्ड्स हैं जो मार्क करते जाएं, ताकि आपको सेक्शन लर्न करने में है जो इजी होगा। जैसे मैंने हर सेक्शन में हाइलाइटर यूज़ किया हुआ है, तो ऐसे आप भी मार्क करते जाइए अपने सेक्शन में हर एक कीवर्ड्स को, जो सेक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। अब सेक्शन 16 पढ़ते हैं। सेक्शन 16 में सबसे पहले तो रिलेशंस की बात हो रही है। रिलेशन कैसे रिलेशन होने चाहिए जिसमें एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है और वो अपनी डोमिनेट वाली पोजीशन को ऐसे यूज़ कर रही है ताकि वो उसका अनफेयर एडवांटेज ले पाए। ठीक है, अब कब बोलेंगे कि कोई पार्टी है वो जो दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है, जब जो डोमिनेट करने वाली पार्टी होती है वो कोई रियल या अपेरेंट अथॉरिटी होनी चाहिए या कोई फिड्यूशरी रिलेशन होना चाहिए। फिड्यूशरी रिलेशन मतलब ट्रस्टेड रिलेशनशिप, जैसे टीचर स्टूडेंट का होता है, फादर चाइल्ड का होता है, मदर चाइल्ड का होता है, बॉस और एम्प्लॉय का होता है। तो ये होता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर एक पार्टी है ए, उसकी मेंटल कैपेसिटी है जो वो ख़राब है, मतलब टेम्पररी या परमानेंटली अफेक्टेड है, और जो बी है वो उसको पार्टी को डोमिनेट करेगी, तो फिर वो आ जाएगी, वो रिलेशन है जो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर में आ जाएगा। कि मतलब वो पार्ट अगर बी है अपनी उस पोजीशन को अनफेयर एडवांटेज के लिए यूज़ करेगा तो फिर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। और इसका थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि पार्टी है जो वो अनड्यू अनफेयर एडवांटेज नहीं ले रही थी दूसरी पार्टी का, वो जो पार्टी जो डोमिनेट करती है उस पार्टी के ऊपर में रहता है। जैसे मैंने जब ये एग्जांपल दिया तो उसमें बी के ऊपर था कि बी को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अनड्यू अनफेयर एडवांटेज है जो नहीं ले रहा था, मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉज नहीं किया है। जैसे इसमें आप बी वाला एग्जांपल पढ़ सकते हो। अ मैन एनफील्ड बाय डिसीज और एज इज induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services. B employs undue influence. अब सेक्शन 17 डिफाइन करता है फ्रॉड को। फ्रॉड मीन्स and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his convenience or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract.
First, the suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. The active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact, a promise made without any intention of performing it, or any other act fitted to deceive, any such act or omission as the law specially declares to be a फ्रॉड का सिंपली मीनिंग होता है कि दूसरी पार्टी को है डिसीव करना, चीट करना। अब वो आप कैसे कर सकते हो, या तो पार्टी है जो वो खुद ही है डिसीव करेगी अनदर पार्टी को, या कोई इसका एजेंट वगैरह है वो दूसरी पार्टी को जो इंड्यूस कर रहा है और उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ रहा है। तो आप इंड्यूस कैसे कर सकते हो, या तो आप कोई ऐसी सजेशन दे दो जो कि गलत है, आप उससे है जो कोई भी चीज़ है जो रिलेवेंट है, जिसका नॉलेज रिलेवेंट है, उसको आप छुपा रहे हो, या एक प्रॉमिस कर रहे हो कि मतलब बिना इंटेंशन के कि आप उसको परफॉर्म नहीं करोगे। कोई एक्ट जो भी फिटेड टू डिसीव है, और कोई भी एक्ट और ओमिशन जो लॉ ने डिक्लेयर किया कि ये फ्रॉडलेंट है। अब इसमें इलस्ट्रेशन देख लो। A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound. A says nothing to B about the horse unsoundness, that this is not an fraud. अब आता है सेक्शन 18, misrepresentation defined. Misrepresentation means and includes the positive assertion in a matter not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true, and breach of any duty which, without an intent to deceive, gains an advantage of a person committing it, or any one claiming under him by misleading another to his prejudice or to prejudice of any one claiming under him, causing, however innocently, a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is subject to the agreement. मिसरिप्रेजेंटेशन वर्ड से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को मिसरिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को गलत दिखाना। अब ये 3 मोड्स दिए हुए हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के। जैसे पहला मोड है पॉजिटिव असर्शन, मतलब आपको कंफर्म नहीं है कि कौन सी बातें हैं वो सही है या गलत है, आप सुनी सुनाई बातों में बोल रहे, आप एक स्टेटमेंट बता रहे हो दूसरी पार्टी को। फिर सेकंड है ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव। अब फ्रॉड में भी और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों में ही फॉल्स स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। फ्रॉड में जो स्टेटमेंट बनाई जाती है वो इंटेंशन के साथ बनाई जाती है दूसरी पार्टी को डिसीव करने के लिए, और ताकि वो दूसरी पार्टी है जो वो एग्रीमेंट में एंटर हो। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है, तो कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव को भी मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और हाउ इनोसेंटली अगर आप कोई एक मिस्टेक कर रहे हो और आपके पास उसका कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो भी मिसरिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। वो एक बहुत एसेंशियल पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। जैसे कि एग्जांपल बी में ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टन हॉर्स, इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन, though neither party was aware of the fact, the agreement is void. अब 20th का एक एक्सेप्शन है जो कि 22 में है। A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact. अगर एक भी पार्टी को है जो नॉलेज है उस फैक्ट का और दूसरी पार्टी को नहीं है, तो वो जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा, वो वॉइड नहीं होगा। अब आते हैं 21 इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू ए लॉ।
a contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India, but a mistake as to law not in force in India has the same effect as mistake of fact. हमने डॉक्टर आइन भी पढ़ी होगी, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। तो अगर लॉ की मिस्टेक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो वॉइड ही माना जाएगा। ठीक है, अगर इंडिया में है तो फिर वो वॉइड माना जाएगा, और अगर इंडिया के बाहर में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है उसको वैसे ही डील किया जाएगा। किसी भी एग्रीमेंट में अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो एग्रीमेंट है जो वो वॉइडेबल होता है एक पार्टी के ऑप्शन में जिसकी कंसेंट है वो कोर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से ली हुई है। ठीक है, बट अगर जो पार्टी है जिससे जो कंसेंट है वो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से ली हुई है और उनके पास में ऑप्शन है कि वो मतलब सच तक पहुंच सकते हैं अपना ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, तो जो एग्रीमेंट है वो नॉन वॉइडेबल होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में से अगर कोई एग्रीमेंट है जो वो लिया हुआ है तो वो एग्रीमेंट भी वॉइडेबल होता है जिससे कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ली हुई है। और अगर जिस पार्टी ने मतलब ए है जो उसने बी से कंसेंट ली है अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू और ए को अगर कोई बेनिफिट हो रहा है तो जब ये एग्रीमेंट है वो जब नल एंड वॉइड हो जाएगा तब ए को वो बेनिफिट है जो बी से मिला है वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा।